हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसी पहेली बनती जा रही है। सालों से लोग इसे कर रहे हैं। 20-20 साल, 25-25 साल से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। फार्मर्स इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन बार बार वही गलतियां होती हैं, बार बार वही प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका समाधान वो नहीं जुटा पाते, उनका समाधान लोग नहीं खोज पाते हैं। लेकिन फिर भी पोल्ट्री, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, प्रोडक्शन इतना मतलब नहीं हो पाता है जितनी डिमांड रहती है या हो सकती है। इस वजह से लोग पोल्ट्री में जुड़े रहते हैं। कोई बैच बहुत अच्छा निकलता है, कोई बैच एवरेज होता है और कोई बैच ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जब पोल्ट्री में नुकसान होता है, ब्रॉयलर फार्मिंग में या पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान होता है, तो वो बात इंसान को, फार्मर को याद रहती है और उसी को पकड़ के वो फिर चलता रहता है। अगर फ़ायदा होता है, और होता भी है, इसी वजह से लोग इसमें इतने जुड़े हुए भी हैं और नए लोग आते हैं, आते जाते हैं। लेकिन एक जो सिलसिला है मुश्किलों का, परेशानियों का, वो कभी ख़त्म उसमें नहीं होता है। अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं परेशानियों में से, उन्हीं ट्रबल्स में से, उन्हीं दिक्कतों में से एक मैं पॉइंट, एक टॉपिक आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जिसके बारे में जानते तो सब हैं, मतलब जिसका नाम सब जानते हैं और ये भी समझते हैं कि ये मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन वो किस तरीके से हमारी पोल्ट्री को, हमारी ब्रॉयलर फार्मिंग को नुकसान पहुंचा रही है, उसके बारे में लोग इतना अवेयर नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। तो अली वेटनरी विजडम का जो हमेशा से एक उद्देश्य रहता है, एक एम रहता है कि फार्मर्स को एजुकेट करें, परेशानियों से रिलेटेड जो परेशानियां पोल्ट्री फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग में आती हैं उनसे अवगत कराएं और फिर कोशिश करते हैं कि उसका समाधान भी हम लोगों को मुहैया कराएं, उन्हें प्रोवाइड कराएं, ताकि वो उन परेशानियों, उन दिक्कतों से बच सकें। एक बहुत पुरानी कहावत है, हिकायत है कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है या ज़िंदगी सबक सिखाती है। और ज़िंदगी के जो सबक सिखाने का तरीका है वो स्कूल या कॉलेज जैसा नहीं है। स्कूल या कॉलेज में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और कोई क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आप ठीक नहीं कर पाते हैं और टीचर के अगर दिल में आता है तो वो आपको थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स दे के आपको पास करके अगली क्लास में पहुंचा देता है और फिर दोबारा वो सबक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती। मसलन अगर आप 9th क्लास में हैं और कोई क्वेश्चन मैथ का गलत कर दिया आपने, जिसकी वजह से आपके मान लीजिए 33 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो टीचर सोचेगा कि क्यों इसका एक साल ख़राब करना, और इसे मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ या कर देती हूँ, थोड़े से मार्क्स उसे एक्स्ट्रा दे के आगे पहुँचा दिया जाता है। लेकिन और होता क्या है कि दोबारा से उसे वो सबक जो उसने 9th क्लास में पढ़ना था या जो ठीक से नहीं पढ़ा था, जिसकी वजह से वो फेल हुआ, वो वहीं पे रह जाता है। फिर वो आगे की पढ़ाई शुरू कर देता है। लेकिन ज़िंदगी के सबक सिखाने का तरीका ऐसा नहीं होता है। वो तब तक उस गलती को मतलब रिपीट करती रहती है, उससे नुकसान करवाती रहती है ज़िंदगी, जब तक आप उसे समझ नहीं लेते हैं, सीख नहीं लेते हैं, है ना? कोई आप किसी जगह पर अगर नुकसान उठाते हैं किसी पर्टिकुलर वजह से, और वो नुकसान आप तब तक उठाते रहेंगे जब तक आप उसको करेक्ट नहीं कर लेंगे, है ना? इसी तरीके से इस हिकायत को अगर मैं पोल्ट्री फार्मिंग से जोड़ूं, तो अमोनिया जो है, अमोनिया को ना पहचानना या उसे इग्नोर करना, ठीक है? अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, उससे सबक नहीं सीखेंगे, तो आप हर बैच में नुकसान उठाते रहेंगे। कभी नुकसान ज़्यादा होगा, पोल्ट्री के मार्केट के रेट अच्छे हैं, चूज़े का रेट कम था, फीड ठीक था, तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर ये चीज़ें टाइट हैं, मार्केट टाइट है, चूज़े का रेट महंगा था, फीड में प्रॉब्लम थी, तो आपको नुकसान होना लाजमी होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ यही फैक्टर काम करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हम अगर एक एक करके सबको करेक्ट करते चलें और अपने आप को इम्प्रूव करें नॉलेज वाइज, तो हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जो फार्मर्स मेरी कंसल्टेशन में जुड़े रहते हैं,
मैं उन्हें यही हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप एक टाइम में एक प्रॉब्लम पे फोकस करें और उसे सीख कर उसे करेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आगे उससे होने वाले नुकसान कम कर सकें। अगर हम एक प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और उसे ठीक कर लेते हैं, उससे सबक सीख लेते हैं पिछले फ्लॉग से कि हमारे पिछले फ्लॉग में क्या परेशानी आई थी, तो हम आगे उसे बेहतर बनाकर आगे अपनी पोल्ट्री को और इम्प्रूव कर सकते हैं। कितने फार्मर मेरे साथ ऐसे जुड़े जो 2-3 हज़ार की फार्मिंग करते थे 3-4 साल पहले, और अब उन्होंने 3-4 गुना 5 गुना अपनी फार्मिंग को बढ़ा दिया है। बहुत से ऐसे हैं जो अपना फीड बनाते हैं, फीड प्रीमिक्स लेते हैं, फीड बनाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो फीड बाहर से खरीदते हैं, चूज़ा बाहर से खरीदते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और वो फ़ायदे भी उठा रहे हैं, क्योंकि वो डिस्कस करते रहते हैं चीज़ों को। मुझे भी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो रिसर्चेज़ हो रही हैं, जो मान लीजिए किताबों में बातें लिखी हुई हैं, पुरानी किताबों में बातें लिखी हुई हैं, तो उनके ज़रिए से हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। तो अब हमने फोकस जो अपना किया वो अमोनिया पे किया, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट है रेस्पोज, जो कि बहुत मतलब एक सुपर हिट प्रोडक्ट हुआ। सीआरडी के लिए हमने बनाया था, आवाज़ की प्रॉब्लम के लिए बनाया था, लेकिन उसके इस्तेमाल के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो फिर मैंने फिर इन्वेस्टिगेट किया, रिसर्च किया और अमोनिया से जुड़ी हुई जितनी रिसर्चेज़ हैं उनको कंपाइल किया, उससे लिखे हुए लिटरेचर को कंपाइल किया, और जो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, जो वो मुझे शेयर करते हैं, उनके साथ जब कोरिलेट किया, फार्म्स को विज़िट किया, एक गहन मतलब कंटेंट बना, एक एक्सटेंसिव कंटेंट बना, और उसी को कंपाइल करके मैं आपके सामने इसे पेश कर रहा हूँ, अमोनिया इन पोल्ट्री फार्म्स, इन पोल्ट्री एनवायरनमेंट्स। और इसका एक समाधान भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हर फार्म अलग रहता है, तो एक जर्नल मतलब इसमें इंडिकेशन या ट्रीटमेंट या एडवाइस नहीं दी जा सकती है। हर फार्म अलग रहता है, तो फार्म टू फार्म, फार्मर टू फार्मर अगर मैं लोगों को इसमें जागरूक करूँगा, ये तो एक जनरल यहाँ पर बात बता दी जाएगी, लेकिन अगर वो फार्मर आप लोग जुड़ना चाहेंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल है। अमोनिया मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, अमोनिया कोई बीमारी नहीं है ना? लेकिन ये कितनी ताकत के साथ पोल्ट्री पे हमला करती है, ये जानना ज़रूरी है, और यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके यहाँ आप फार्मिंग करते हैं और हर साल अगर आप ये देख रहे हैं या हर बैच में आप ये देख रहे हैं कि मैं एक ही जगह जाकर अटक जाता हूँ, तो आपको उस पे चिंतन करने की, आपको उस पे सोचने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म बंद हो जाते हैं, काम धंधे बंद हो जाते हैं, और उनकी एक वजह जो अहम होती है वो होती है बीमारियाँ। चाहे वो ईसी शेड्स हों, चाहे छोटे शेड हों, ओपन फार्म्स हों, और मतलब किसी भी तरीके की फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं और आप उसे नहीं समझ पाएंगे उन फैक्टर्स को, तो आप बहुत नुकसान उठा सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एमोबॉन्ड, जो एक अमोनिया बाइंडिंग प्रोडक्ट है और पोल्ट्री फार्मर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है, और ये काफ़ी फ़ायदा भी लोगों को पहुंचा रहा है। तो इसी से हम शुरू करते हैं कि अमोनिया क्या है। अमोनिया दरअसल एक गैस है, एक कलरलेस गैस है जो दिखाई नहीं देती है, हवा का ही एक पार्ट होती है, ठीक है। और ये इरिटेटिंग गैस होती है, जहाँ पर भी अमोनिया होती है वहाँ पर एक अजीब इरिटेटिंग सी स्मेल आती है, और वो स्मेल ऐसी होती है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर यूरिनल्स बने रहते हैं, जहाँ पर लोग यूरिनेट करते हैं, तो वहाँ पर एक अजीब स्मेल आपको अ, महसूस होती है। तो उसमें आप ये अ, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अमोनिया होती है और वो कितनी इरिटेटिंग होती है। ये बनती कैसे है, ये अमोनिया गैस आती कहाँ से है? देखिए, जो माइक्रोब्स होते हैं एनवायरनमेंट में, मिट्टी में, या जो भी माइक्रोब्स पड़े हुए हैं, जब उन्हें कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मिलता है, तो वो उससे अमोनिया को रिलीज करते हैं। और यहाँ पर पोल्ट्री फार्म के कॉन्टेक्स्ट में ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट जो होता है, ये पोल्ट्री की ड्रॉपिंग्स होती हैं, पोल्ट्री का वेस्ट होता है, जिसमें पर्टिकुलरली यूरिक एसिड, जो वाइट वाला पार्ट होता है बीट का, वो डिग्रेड होता है,
माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया हैं उसे डिकम्पोज करते हैं, और उसके डिकम्पोजिशन से जो वो गैस निकलती है वो मेनली अमोनिया होती है। उसके अलावा और भी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2S है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और भी गैसेस निकलती हैं, लेकिन उसमें एक मेन पार्ट जो होता है वो अमोनिया का होता है। ज़्यादा लेवल अगर अमोनिया के होते हैं तो वो पोल्ट्री के लिए, ब्रॉयलर्स के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। और ऐसा कब देखने को मिलता है? अक्सर जब वेंटिलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वेंटिलेशन पुअर होता है, जैसा कि विंटर्स में आजकल सर्दियां हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, पर्दे को लगाकर फार्मिंग की जाती है तो वेंटिलेशन नहीं होता है। वेंटिलेशन का मतलब बाहर से फ्रेश हवा अंदर नहीं आती है, और अंदर से जो स्टेल एयर होती है, जो गंदी हवा होती है, पोल्यूटेड एयर होती है, वो फार्म के बाहर नहीं जाती है। क्योंकि करता क्या है, फार्मर हीट को कंजर्व करने की कोशिश करता है, और हीट को फार्म के अंदर बनाना बहुत ही एक महंगा प्रोसीजर है। बुखारियां लगानी पड़ती हैं, हीटर लगाने पड़ते हैं, है ना, कन्वेक्टर लगाने पड़ते हैं, या वो डीजल ब्रूडर आजकल आ गए हैं, तो हर चीज़ में एनर्जी लग रही है, और वो एनर्जी कहाँ से? वो पैसों से। तो उसे फार्म को हीट करने में पैसा लगता है, तो वो हीट तो कर लेता है, लेकिन वेंटिलेशन ना होने की वजह से अमोनिया फार्म में जमा होती रहती है, और उसी एनवायरनमेंट में बर्ड को सांस लेना पड़ता है। कई जगहों पर पुराने लीटर को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। जब पुराने लीटर को दोबारा इस्तेमाल करते हैं या उसी लीटर पे नया बर्ड डाल देते हैं, तो वहां पर अमोनिया के लेवल और भी ज्यादा होते हैं। तो पोल्ट्री में कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं जब पोल्ट्री को अमोनिया के लिए एक्सपोज किया जाता है फार्म के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर एक मोटी बात यह है कि जो बीट होती है मुर्गी की, उससे अमोनिया रिलीज होती है। तो आगे वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अमोनिया है क्या, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे नुकसान करती है, और उस नुकसान को कैसे रोका जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अमोनिया का जो प्रोडक्शन है, मैंने जैसे बताया कि जो बीट होती है मुर्गी की, उसके अंदर एक वाइट पार्ट होता है, एक ग्रीन पार्ट होता है। तो जो वाइट पार्ट होता है वो यूरिक एसिड कहलाता है दरअसल, और वो पोल्ट्री के मेन्योर में प्रेजेंट रहता है। जो बैक्टीरिया वहाँ पर ऑलरेडी हैं, मुर्गी के इंटेस्टाइन से निकल के बीट के जरिए से भी लीटर में आते हैं और पहले से भी पड़े रहते हैं, वो माइक्रोब यूरिक एसिड को डिग्रेड करते हैं, जिससे अमोनिया रिलीज होती है। यहाँ पर एक मैंने बहुत ही सिंपल इस डायग्राम में, फ्लो चार्ट में आपको बताने की कोशिश की है कि यूरिक एसिड कैसे डिकम्पोज होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसे कैसे डिकम्पोज करते हैं, और उससे अमोनिया बनती है। देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये मुर्गी की बीट है। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट आपको दिख रहा है जो किडनी से आता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। जैसे हम यूरिन करते हैं, पोल्ट्री यूरिन तो नहीं करती है, वो उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, और किडनी के जरिए से वो निकल आता है मुर्गी की के वेंट से, पीछे से क्लोएका से वो निकल के आता है, और वो बीट का ही पार्ट होता है, बीट के साथ ही चिपका हुआ अक्सर निकलता है। तो यूरिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम होता है, जो वहाँ के माइक्रोब्स पड़े हुए हैं ना लीटर के अंदर, जो बैक्टीरिया पहले से पड़े हुए हैं, कीटाणु पड़े हुए हैं, वो एक एंजाइम बनाते हैं, जिस एंजाइम को यूरिकेज एंजाइम कहा जाता है। ये यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है। एलेंटोइन फिर और एंजाइम से यूरिडोग्लाइकोलेट बनाता है। यूरिडोग्लाइकोलेट अपने आप में फिर टूट जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में, और उसे यूरिया और ग्लाइऑक्सिलेट, दो तरीके के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं यूरिडोग्लाइकोलेट से। ये जो यूरिया है, इसके ऊपर फिर यूरिएज एंजाइम काम करता है, और यूरिएज एंजाइम फिर अमोनिया यूरिया के अंदर से निकाल देता है। क्योंकि जो यूरिया है वो दरअसल क्या है, NH2CONH2, मतलब इसके अंदर दो अमोनिया के मॉलिक्यूल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। तो यूरिडोग्लाइकोलेट पे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और पानी की प्रेजेंस में यूरिडोग्लाइकोलेट टूटता है, तो वो यूरिया को बनाता है, जिससे अमोनिया निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में निकलती है। इसी तरीके से वाइट वाला पार्ट यूरिक एसिड होता है, और जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है, जो उसकी इंटेस्टाइन से आ रहा होता है, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड प्रोटीन आता है।
उस प्रोटीन के अंदर भी अमाइन ग्रुप, अमाइनो एसिड्स में अमाइन ग्रुप जुड़े होते हैं। और बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अमाइन ग्रुप्स को रिमूव करके उन अमाइनो एसिड्स के एसिड्स को अलग कर देते हैं, अमीन को अलग कर देते हैं, जो फिर अमोनिया बन जाती है। तो जितना आपका फीड मान लीजिए अनडाइजेस्टेड प्रोटीन आ रहा है, वो भी अमोनिया बना रहा है बीट के अंदर अंदर से, और यूरिक एसिड जो है वो भी अमोनिया बना रहा है। तो दो सोर्सेस अमोनिया के पोल्ट्री की बीट में से निकलते हैं। और इस बात को आप मतलब नोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे बीट का अमाउंट बढ़ता जाता है फार्म में, अमोनिया की कंसंट्रेशन उसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स के लिए एक तरीके का खाना है, मुर्गी की बीट एक तरीके का खाना है। जितनी ज्यादा बीट होगी उतने ज्यादा माइक्रोब्स पनपेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है या आएगी कि हम तो इतने सालों से पोल्ट्री कर रहे हैं और हमने पोल्ट्री से इतना कमाया भी है, और ऐसी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मतलब वीडियो बनाने के लिए नए नए टॉपिक लाते रहते हैं। तो मैं उन्हें एक बात समझाना चाहूँगा, और ये बात उनकी समझ में भी आएगी अगर उनका दिमाग बायस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये है कि पोल्ट्री बहुत तेजी से पिछले 10-15 सालों में बदली है ना। अ, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसके ऊपर कंसर्न क्यों करें, हम इसकी फिक्र क्यों करें, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अमोनिया का, हम इससे कंसर्न क्यों करें, मतलब हमें इसकी फिक्र क्यों है, या एक फार्मर को इसकी फिक्र क्यों होनी चाहिए। उसका जवाब ये है कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है हमारे बर्ड्स का, खासकर ब्रॉयलर्स का, इवन एफएफजी वगैरह भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, मतलब उनका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उसके मुकाबले ब्रॉयलर का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो पिछले 12 से 15 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 25% तक इम्प्रूवमेंट उस ग्रोथ पोटेंशियल में आ चुका है। इस बात का क्या मतलब है कि 30 से 50 ग्राम बॉडी वेट गेन का चेंज हर साल आ जाता है। जो ब्रीडिंग कंपनियां हैं वो लगातार उसकी फीड एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं कि कम फीड में ज़्यादा मुर्गा तैयार हो जाए, कम फीड खाए और ज़्यादा वो वेट गेन करे और कम दिनों में तैयार हो जाए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल आप लोग देखिए कि 2 किलो का जो मुर्गा है आज के टाइम में वो लगभग 30-32 दिन 33 दिन में तैयार हो जाता है, और एफसीआर उसका 1.4 1.5 के बीच में रहता है। 1.5 से ज़्यादा भी हो जाता है थोड़ा सा, या कम भी हो सकता है, वो इतना मैटर नहीं करता। जैसा मैनेजमेंट होगा उसके हिसाब से वो रहता है। अगर हम आज से 15 साल पहले की बात करें या 12 साल पहले की बात करें, इवन 10 साल पहले की भी बात करें, तो ये वेट हासिल करने में, 2 किलो वेट हासिल करने में, इसी एफसीआर पे अगर हम डिस्कस करें, इसी एफसीआर की बात करें, तो लगभग 38 से 40 दिन लगते थे 2 किलो का मुर्गा करने में। 42 दिन में 2.25 किलो का मुर्गा ये पहले माना जाता था, और वही टारगेट रहता था लोगों का। अब 30 दिन में वो 32 दिन में 3 किलो फीड खा रहा है, पहले वो 40 दिन में 3 किलो फीड खाता था। तो वो जो बीट करने की जो उसकी दर है, या उसकी बीट जो है, वो ड्रॉपिंग जो है फार्म में एक्यूमुलेट होने की, उसकी जो दर है वो 20% बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि जो बीट फार्म के अंदर पहले 40 दिनों में जमा होती थी वो अब 30 ही दिनों में होने लगी है। अब जब 30 दिनों में उतनी बीट जमा हो रही है जो पहले 40 दिन में होती थी, तो इसका मतलब यह है कि अमोनिया जो पहले 40 दिन में बनती थी उतनी ही अमोनिया 30 दिन में बन जाती है। मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 20% तक बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि फार्म बदले नहीं है। जो आपने 10 साल 12 साल 15 साल पहले फार्म बनाया था उसी फार्म में आप अब भी फार्मिंग कर रहे हैं, उनका साइज चेंज नहीं हुआ, उनका शेप चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो ग्रोथ पोटेंशियल है बर्ड का वो 20 से 25% तक बढ़ चुका है। उसे एयर की रिक्वायरमेंट, फीड की रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट सब 20 से 25% उसकी बढ़ चुकी है। लेकिन जो वेंटिलेशन आप पहले दे रहे थे वही अब दे रहे हैं, क्योंकि फार्म तो चेंज हुआ नहीं है। तो ऐसे हिंडर्ड वेंटिलेशन में, बाधित वेंटिलेशन में फार्म से अमोनिया का निकलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है ना।
तो ये मान के चलिए कि 20 से 25% पोल्यूशन फार्म के अंदर, सिर्फ अमोनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, डस्ट भी है, ह्यूमिडिटी है, H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दुनिया भर की गैसेज हैं जो उसके लीडर से, उसकी बीट से निकल रही हैं, वो सब फार्म के अंदर बढ़ चुकी हैं, जो उसकी सांस में जा रही हैं। 1 मिनट में एक मुर्गी कितनी बार सांस लेती है, कुछ अंदाजा लगाइए आप लोग। मैं आपको बताता हूँ कि एक मुर्गी अगर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे है तो वो कम से कम 20 से 25 बार सांस 1 मिनट के अंदर लेती है। तो जितनी वॉल्यूम गंदगी उसके एनवायरनमेंट में होगी वो 20 बार उसकी लंग्स में, उसके एयर सैक्स में जा रही है और 20 बार ही उससे निकल रही है। अच्छा, हम जब मतलब पोल्यूशन में सांस लेते हैं तो हमारी लंग एक बार एक्सपोज होती हैं उस पोल्यूटेंट के लिए, लेकिन बर्ड्स की जो लंग्स हैं उसमें डबल सर्कुलेशन होता है एयर का। एक बार जाते हुए हवा मतलब लंग्स में जाती है, एक बार लौटते हुए हवा लंग से आती है, क्योंकि एयर सेक्स का मैकेनिज्म होता है। हवा के गुब्बारे जिन्हें एयर सेक्स कहा जाता है वो मौजूद रहते हैं। तो वो 2 बार एक ही चीज को एक्सपोज हो रहे हैं, उस हवा को एक्सपोज हो रहे हैं जिसके अंदर पोल्यूटेंट्स अमोनिया भरी हुई है। एक और पॉइंट आता है इसमें कि जो स्पेस है, एक मुर्गी का जो स्पेस है ओपन फार्मिंग में वो कम हो रहा है। मतलब उसे वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बर्ड का जो बढ़ने का मतलब उसका एक ग्रोथ का जो पोटेंशियल है, बढ़ने की दर है, वो तेज हो गई है। तो उसका वॉल्यूम आपने उतना ही रखा। पहले आप मान लीजिए 2 किलो का मुर्गा करने वाले हैं तो 1.2 स्क्वायर फीट एक मुर्गे को जगह दी जाती थी ओपन फार्म के अंदर। अब जबकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट 25% तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसकी एयर की वॉल्यूम आपने उतनी रखी। भाई उसे एक जगह चाहिए ना। आप 1.2 स्क्वायर फीट की बात करते हैं कि 2 किलो का मुर्गा 1.2 स्क्वायर फीट में रखा जाएगा, लेकिन 1.2 स्क्वायर फीट में जो हवा होगी उस हवा में उसका काम तो नहीं चल रहा है ना। तो इस वजह से भी उसके ऊपर लोड, रेस्पिरेटरी जो पोल्यूटेंट्स का लोड है वो बर्ड के ऊपर और बढ़ा है। और पिछले 4-5 सालों में ये चीज़ बहुत तेज़ी से मतलब निकल कर आई है, सामने आई है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ है कि आपने देखा होगा बहुत तेज़ी के साथ ईसी शेड्स बनाए गए हैं। हालांकि ईसी शेड्स के अपने नुकसान हैं, लेकिन एक फायदा जो है एक सबसे बड़ा ईसी शेड का वो ये है कि वहां पर वेंटिलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अमोनिया जो बन रही है लगातार बीट के अंदर से निकल रही है, उसे रिप्लेस करके फ्रेश एयर से को लाया जाता है उसकी जगह। अमोनिया जितने नुकसान करती है फार्मों में वो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर विंटर्स की बात करें, क्योंकि विंटर में क्या हो रहा है, आपको पर्दे डाल देने हैं और मुर्गा वैसे भी ज्यादा डालता है इंसान कि भाई गर्मी रहेगी थोड़ी, कम स्पेस में ज्यादा हम पाल लेंगे। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि मैं नई हवा कहाँ से लाऊंगा बर्ड के लिए। जब आप एक जगह ज्यादा बर्ड डाल देंगे तो वो ज्यादा फीड खाएंगे, ज्यादा फीड खाएंगे तो ज्यादा बीट करेंगे, ज्यादा बीट करेंगे तो उससे अमोनिया ज्यादा निकलेगी। वेंटिलेशन आप प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं। दूसरी क्या चीज होती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में फार्मर इतना व्यस्त हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि वो सारी चीजें भूल जाता है कि वो अपने बर्ड को क्या प्रोवाइड कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरीके से फॉल्स सीलिंग, पन्नियों की सीलिंग लगाई जाती है ना। बीच वाले फोटो में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बूंदे जमा हो चुकी हैं, कंडेंसेशन हो चुका है। क्यों हो रहा है ये कंडेंसेशन यहाँ पर? भाई ये तो जैसे आप कोई ठंडी बोतल है, कांच की बोतल है, ठंडी है, और आप फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख दें जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, तो उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं। क्यों जम जाती हैं वो? ऐसा आज के टाइम में नहीं होगा। मतलब अगर आज आप फ्रिज से निकाल के बॉटल बाहर रख देंगे तो उसके ऊपर ऐसी बूंदें नहीं जमेंगी, क्योंकि जो फार्म में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, इतना मॉइस्चर ही नहीं है कि वो जाके वहां पर कंडेंस हो। लेकिन जुलाई अगस्त में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, इस वजह से जो भी ठंडी चीज होती है उसके ऊपर वो मॉइस्चर चिपक जाता है, वहां जाकर कंडेंस हो जाता है और एक बूंद के रूप में दिखने लगता है। अब पन्नी के ऊपर का जो एरिया है वो तो ठंडा है, अंदर से आपने फार्म को गर्म किया हुआ है। मुर्गी के मतलब अंदर से भी जो सांस वो लेती है और फिर छोड़ती है उसके अंदर मॉइस्चर आता है,
और वो जो पानी पी रही है बीट के जरिए से भी मॉइस्चर निकल रहा है उसकी बीट में। लेटर जिससे गीला होता है वो भी हवा में जाता है, क्योंकि गर्मी है फार्म के अंदर। तो एक ह्यूमिडिटी बन जाती है। आपने खुद देखा होगा कि जब आप फार्म के अंदर जाते हैं तो आपको फार्म में एक घुटन सी महसूस होती है। भले ही बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फार्म के अंदर गर्मी बनाने के चक्कर में आप ऐसा माहौल बना देते हैं। अब जब ये बूंदे नीचे टपकेंगी और टपकती हैं तो वो लीटर को गीला करती हैं, और लीटर बर्ड जहाँ पर बैठता है वो अपनी गर्मी पहुंचा देता है वहां पर। तो बैक्टीरिया को एक बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए। और जो बीट के अंदर जो मैंने पहले बताया था, यूरिक यूरिक एसिड होता है और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होते हैं, उसके ऊपर काम करना बैक्टीरिया शुरू कर देते हैं और अमोनिया वहां से रिलीज होने लगती है। ऐसे फार्म के अंदर ये जो आपको बर्ड दिख रहा है, इसका जो खाल है वो भीगी भीगी सी नजर आती है। तो खाल उसकी मैटेड टाइप की हो जाती है, भीगी भीगी होती है, और अंदर से जब आप बर्ड को खोलते हैं तो अमोनिया की इंजरी आप इसके लीवर में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फोटो मुझे मतलब आते रहते हैं, क्योंकि मैं मेरे पास मतलब डेली के लोग केसेस भेजते हैं, 2 3 4 5 केसेस आते ही रहते हैं डेली के डेली। और हर फार्म की एक अलग कहानी होती है। मैंने शुरू में बताया ना आपको, अगर आपको कंसल्ट करना है मेरे साथ तो आपको पूरा जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप फीस को पे कीजिए, पेमेंट कीजिए, फीस दीजिए। फीस इस वजह से भी रखी है, देखिए एक तो काम है मेरा एडवाइस करना, ठीक है, उसकी फीस लेता हूँ मैं। इस वजह से भी रखी है ताकि सिंसियर फार्मर ही जुड़े। ये मेरा भी टाइम ना खराब करें, अपना भी ना खराब करें। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इस पे दे देता हूँ यही आप लोगों के लिए काफ़ी रहती है। लेकिन फिर भी फार्म टू फार्म हमें ज़रूरत होती है कि हम कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को ताकि हम अपने आप के नुकसान बचा सकें। मैंने आपको नुकसानों को बचाया जा सके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फार्म बंद होने का एक मेजर कारण ही, नुकसानों का एक मेजर कारण होती है मॉर्टेलिटी, एफसीआर ना आना, बीमारियां। फार्म कभी भी मार्केट कम होने की वजह से बंद नहीं होते हैं। फार्म अगर बंद होते हैं, नुकसान होते हैं, बीमारियों की वजह से होते हैं। उन्हें समझना हमारी जिम्मेदारी है, ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भीगे हुए बर्ड आपको यहाँ पर बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये वही बर्ड हैं जिन्हें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फार्म को पूरा पैक कर दिया, लेटर भी गीला है, और वो ह्यूमिडिटी बर्ड के ऊपर जाकर चिपकती है और वो उसे फिर ठंड लगती है, फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स और बीमारियां आती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सारे बर्ड भीगे हुए हैं। मतलब इन्हें देख के ही लग रहा है कि ये कैसे मतलब एनवायरनमेंट में ये रह रहे हैं। तो इनकी मोर्टलिटी कोई नहीं रोक सकता। इनके अंदर इकोलाई भी बनेगी, इनके अंदर माइकोप्लाज्मा भी आएगा, वायरल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, है ना, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और ये अमोनिया जब ट्रैकिया के अंदर जाती है तो फिर ये मतलब लंग्स को तो इंजर्ड करती है, लंग्स में इंजरी करती है, साथ साथ ये ब्लड ब्लड में भी चली जाती है, जैसे आपको लीवर का ये रंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप ट्रैकिया देख सकते हैं कि कितना मतलब लाल हो गया है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि ये सिर्फ अमोनिया की वजह से हुआ है, लेकिन अमोनिया जब लगातार अंदर जाएगी, इरिटेट करेगी, आप किसी मतलब इस चीज़ को आप अपने फार्म के अंदर जाके फील कर सकते हैं, क्योंकि लोग फार्म में जाते हैं, कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, कोई यहाँ पर मतलब अमोनिया की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर फार्म में कुछ ना कुछ अमोनिया रहती है, ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वही चीज़ें जब लगातार उसमें जाती रहती हैं ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया को एक तरीके से इंजरी होती है उसमें। फिर वहाँ पर दूसरे बैक्टीरिया या दूसरे वायरस या डस्ट पार्टिकल्स वहाँ चिपकने लगते हैं, जिससे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कैसे झाग से यहाँ पर हो गए हैं और बलगम या म्यूकस यहाँ पर बढ़ने लगा है। तो इस टाइप से बढ़ रहते हैं। आप देख सकते हैं लीटर कितना गीला है। तो ये गीला लीटर तो होगा ही, मतलब इसे आप रोक नहीं सकते, या तो फार्मिंग ही आप बंद कर दें। जाली पे अगर आप पालने लगेंगे तो जाली पे अब अलग समस्याएं आती हैं। नीचे से बर्ड को क्या कहते हैं, हवा लगती रहती है और उसकी हीट निकलती रहती है। लिटर बिछाने का मेन मकसद यही था जब ये फार्मिंग शुरू हुई, कि बर्ड अपनी हीट कंजर्व करे। हीट जब को कंजर्व करेगा तो फीड कम खाएगा। जाली वाले जो फार्म बनते हैं जिनमें नीचे जाली होती है, और अगर वो इसी फार्म नहीं है और नीचे की हवा ठंडी है, तो बर्ड ज़्यादा फीड खाएगा, क्योंकि कहते हैं उसे अपना बॉडी टेम्परेचर भी तो मेंटेन रखना है ना। तो वहां पर अमोनिया की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन फीड ज़्यादा उसे फीड कन्वर्जन उसका बढ़ जाएगा। तो हर एक चीज़ की अपनी फायदे और नुकसान देखने को मिलते हैं।
अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लीटर नीचे जो है, जो राइट वाला है, वहाँ पर जो चीगा पैर रख रहा है तो वो धंस रहा है उसका पैर एक तरीके से, और उसे रेस्पिरेटरी साइन भी दिख रहे हैं कि मुंह खोल के सांस ले रहा है। और लेफ्ट वाले में भी ऐसे ही है कि दोनों जो बर्ड हैं वो नीचे मुंह झुका के खड़े हैं और ऊपर करके सांस ले रहे हैं मुंह खोल के। तो यहाँ दोनों के अंदर यही प्रॉब्लम है कि अमोनिया यहाँ पर बनने लगी है, बन रही है, और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फोटोज़ में कि किस तरीके से ये इनकी जो बर्ड की खाल है, जो पंख है, उनकी मैटिंग हुई हुई है ना, गीले गीले से चिपचिपे से हो गए हैं। तो ये कैसे मतलब होता है? अंदर से हमें ये दिख रहा है कि छाती एक तरफ से लाल है, एक तरफ से सफ़ेद है। मतलब जो हीट अंदर बन रही है, जो ह्यूमिडिटी बन रही है बर्ड की, और ये ठंड के फ़ोटो हैं, ठीक है, अभी ये हाल फिलहाल के ही फ़ोटो हैं, दिसंबर जनवरी के ही। तो ऐसी ठंड में इस टाइप की मोर्टलिटी निकलना जिसमें ऐसा दिखे हमें, ये गर्मी में दिखता है असल में। क्यों? क्योंकि हीट स्ट्रोक होता है। और लीवर के अंदर चेंजेस हमें कितने दिखने लगे हैं, क्योंकि अमोनिया की इंजरी यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है, फैटी लीवर टाइप की चीज़ हो रही है, और आंतें बिल्कुल लाल हैं। लेकिन सबसे अहम बात है जो इसमें देखने वाली, वो है नाखूनों के ऊपर बीट का चिपका होना, और जो उसके पंख हैं उनका गीला होना, उनकी मैटिंग होना और फेदरिंग। वो क्यों हो रही है? इस वजह से हो रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है। पर्दों का जो मैनेजमेंट है, आपने तो हीट को कंजर्व कर लिया है, आप टेम्परेचर मीटर देखेंगे तो आपको हीट वहाँ पर 85-90 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा, और बर्ड भी अपना अच्छी एक्टिविटी में इधर उधर घूमता भागता दिखाई देगा। लेकिन बर्ड स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, हीट स्ट्रेस में भी है, ठंड के अंदर भी हीट स्ट्रेस होती है, और वो ह्यूमिडिटी के स्ट्रेस में भी है जो उसके पंखों को गीला कर रही है। और वही चीज़ आप यहाँ पर इनके पंखों और पैरों को देख सकते हैं, इनके तलवों को देख सकते हैं, इस पर किस तरीके से बीट चिपकी हुई है। मतलब लेटर का जो मैनेजमेंट है, जो बीट है, वो इसके ऊपर चिपक चुकी है, पैरों के ऊपर, जिसने इन बर्ड्स को बिल्कुल वो माहौल प्रोवाइड कर दिया है जिसमें अमोनिया भी है, और अब ये आगे जाके नुकसान का कारण बनेंगे। गीले लीडर से प्रॉब्लम हमेशा एंट्राइटिस की आती है, वो हमें आंतों में लगातार दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बर्ड में सेप्टिमा चला, और जब तक सेप्टिमा चला उसने बर्ड को काफ़ी मेंटेन कर लिया। लेकिन फिर यही होता है ना कि एक बार तो हम उसे मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें दवाइयों से हम ठीक नहीं कर सकते हैं। अब ये दो मॉडलिटी उस टाइम की हैं जो आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे, कि जब प्रॉब्लम बिल्कुल शुरू ही हुई थी, या ये कहिए शुरू नहीं भी हुई थी। यहाँ पे बिल्कुल एकदम वाइट है इसका जो सीना है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन और ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ऐसी कोई खास नहीं दिख रही है ऊपर से। सही है। उस टाइम 10,000 के करीब का फ्लॉक था, 4-5 की मॉर्टलिटी थी, जो कि आम मानी जाती है। लेकिन यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और एक आम फार्मर तो शायद वो खोलता भी नहीं बर्ड और उसे ऐसे ही फेंक देता कि इतनी तो नॉर्मल होती है। लेकिन इन्होंने बर्ड भी खोला, मुझे सेंड भी किया, और यहीं से हमने वो चीज़ पकड़ ली जो आपको इस पिक्चर में दिख रही है। यहाँ पर ये झाग दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर सीआरडी की शुरुआत हो चुकी है, जो अमोनिया फार्म में होने का पहला लक्षण हम जिसे मान सकते हैं। ये इंजरी अमोनिया से होती है, लेकिन जब इंजरी हो जाती है, जैसे जख्म लग गया कहीं आपके, तो उस पर डिटॉल, बीटाडिन वगैरह लगाया जाता है ना, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, और जब इन्फेक्शन नहीं हो अपने आप हीलिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर अमोनिया, ये डस्ट वगैरह से जो इंजरी हुई है, उसने बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए, कोलोनाइज करने के लिए कुछ जगहें एयर सैक्स में, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो टिश्यूज़ हैं उनमें रास्ता बना दिया है, जिसमें आपको दिख भी रहा है कि किस तरीके से ये झाग यहाँ पर जो दिख रहे हैं, तो ये उसी के, ये झाग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये उसी की निशानी है, ठीक है, कि बैक्टीरिया वहाँ पर मेटाबोलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, गैसेस निकल रही हैं, और वो बबलिंग के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो इस सीआरडी की शुरुआत हो चुकी थी, और आगे फिर इसी मतलब रफ्तार से इस बर्ड ने बीमारी पकड़ ली। लास्ट तक भी वेंटिलेशन
फार्मर चाह के भी नहीं कर पाया, क्योंकि फार्मर अगर वो वेंटिलेशन करता तो टेम्परेचर नहीं बनता, और टेम्परेचर और ज़्यादा नुकसान, अगर ठंड रहती तो वो और ज़्यादा नुकसान तेज़ी से करता, क्योंकि अंदर इंजरी हो चुकी थी पहले ही। तो ये सब चीज़ें आपस में कैसे इंटीग्रेटेड हैं, इन्हें हमें समझना चाहिए, समझना होगा। देखिए, सबसे पहले अनडाइजेस्टेड फीड, जो फीड इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो फीड बीट में आएगा, और अगर वो फीड बीट में आएगा तो उसे जो बाहर के बैक्टीरिया हैं, बाहर के माइक्रोब्स हैं, वो उस बीट पे बहुत अच्छी तरीके से पनपेंगे, और जो फीड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो उनका खाना बन जाएगा, उन बैक्टीरिया का। उनकी तादाद बढ़ेगी, लीटर की क्वालिटी पुअर होगी। मॉइस्चर एनवायरनमेंट में है ही, क्योंकि जब बर्ड सांस लेती है तो जो हवा अंदर जा रही है, क्योंकि सर्दियों में हवा सूखी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है हवा के अंदर, और गीली हवा के अंदर से ऑक्सीजन को, मतलब लंग्स के जब वो लंग्स में जाती है तो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाती है, तो उसे पहले मॉइस्ट किया जाता है हवा को। तो वो हवा अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है, तो वो अच्छा खासा मॉइस्चर लेके अंदर से बाहर आती है। तो ऐसे में जब सांस लेता है बर्ड और छोड़ता है, तो वो फार्म में एक तरीके से, फार्म की हवा में मॉइस्चर को छोड़ रहा होता है। साथ साथ हीट आपने बनाई हुई है बुखारी के ज़रिए से, हीटर के ज़रिए से, ब्रूडर के ज़रिए से हीट बनी हुई है, और ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो एंट्राइटिस की प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है? पुअर क्वालिटी फीड, जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, अमोनिया मतलब प्रोटीन प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स को, टेम्परेचर जो आपने बुखारी वगैरह से बनाया है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा हो, मतलब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर बर्ड की सांस से निकल रहा है और ड्रॉपिंग्स में आ रहा है। तो तीनों चीज़ें मिलके बैक्टीरिया की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। वो बैक्टीरिया यूरिकेज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और अमोनिया और दूसरी गैसेस लीटर के अंदर से निकलती हैं, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण बनती हैं। और साथ साथ गीला लीटर दूसरे जो वो बैक्टीरिया पनप रहे हैं, फिर क्योंकि उसमें चोंच मारता रहता है ना बर्ड, और वो खाता भी रहता है लीटर थोड़ा थोड़ा करके, तो वो बैक्टीरिया वहाँ से उसके पेट में भी जाते रहते हैं, जो एंट्राइटिस करते हैं, और फिर कॉक्सिडियोसिस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंटीग्रेटेड हैं, मतलब इसे समझाना और वो करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया या फंगस इन्वॉल्व रहते हैं वो देख लेते हैं। कई तरीके के बैक्टीरिया और फंगस इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, इस बीट को, ड्रॉपिंग्स को, लीटर को तोड़ने के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उसका प्रोडक्शन तो नहीं करते हैं, मतलब अमोनिया तो इतनी नहीं बनाते हैं, लेकिन वो वैसे बीमारियां बहुत करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास है, क्लोस्ट्रीडियम है। तो वो लीटर के नीचे की तह में रहते हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया लीटर के ऊपर वाली तह में रहते हैं। ये बात हमें इस वजह से जाननी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम अमोनिया को मैनेज करना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम एस्परजिलस फंगस इन्वॉल्व रहती हैं इसमें, जो लीटर रहता है। और माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है वो लगातार बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, जैसे जैसे लीटर की एज बढ़ती है। शुरुआत में पेकिलियोमाइसिस और ट्राइकोडर्मा प्रेजेंट रहते हैं फ्रेश लीटर में, लेकिन जैसे जैसे लीटर के ऊपर बीट इकट्ठी होती जाती है तो इनकी जगह स्कोपुलेरियोप्सिस और एस्परजिलस ले लेते हैं, मतलब उसमें आ जाती हैं। तो ये वाले माइक्रोब्स इसके अंदर रहते हैं। अच्छा, जो एंजाइम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो यूरिकेज एक मेन एंजाइम है जो हमारे एमोबॉन्ड जिसके ऊपर काम करता है, उसे हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका क्या रोल अमोनिया के प्रोडक्शन में रहता है। देखिए, एंजाइम यूरिकेज एक क्रूशियल एंजाइम है जो कि यूरिक एसिड को तोड़ता है और उसमें से फिर अमोनिया निकाल के बाहर कर देता है, अमोनिया गैस को निकाल के बाहर कर देता है। अगर हम यूरिकेज एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं किसी तरीके से, तो अमोनिया का बनना कम किया जा सकता है। ये एक मेटेलो एंजाइम है, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करेगा। अब आप क्या करते हैं
कि आप जितने भी बैक्टीरिया नीचे दब चुके हैं, जो अमोनिया बनाने का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन नीचे चले गए क्योंकि बर्ड बीट करता है तो उसे दबा देता है ना बाकी बैक्टीरिया को, उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, लेकिन आप रेकिंग करके नीचे वाले बैक्टीरिया को ऊपर ले आए, उन्हें भी ऑक्सीजन मिलने लगेगी और वो भी फिर जो काम वो पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रेकिंग करने के बाद आप उस काम को दोबारा से उन्हें जीवित कर देते हैं और वो तेजी से अमोनिया बढ़ाने लगते हैं। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा इस बात को कि रेकिंग करने के बाद अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फार्म में दुर्गंध और गंध बढ़ जाती है, डस्ट बढ़ जाती है, बर्ड में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जो लोग रोज रेकिंग करते हैं, अगर मौसम ठीक है, वेंटिलेशन ठीक है, फार्म बहुत चौड़ा नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बैक्टीरिया रहते हैं सरफेस के ऊपर, यही अमोनिया को बनाने में हेल्प करते हैं। नीचे के बैक्टीरिया अमोनिया नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर जानी। अब बर्ड अगर चल भी रहा है, भाग रहा है लिटर के ऊपर, या लिटर को बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो इन माइक्रोब्स को उस चीज से एक तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। बर्ड के चलने तक से ये माइक्रोब एक्टिवेट हो जाते हैं, ना कि रेकिंग करने से। रेकिंग अगर कर देंगे तो ये तो बिल्कुल एकदम इनमें खूब हलचल मच जाती है और सब एक्टिवेट हो जाते हैं, सब अपना काम करने लगते हैं, यूरिक एसिड बनाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाएंगे, वो ऑक्सीजन मिल जाएगी उन्हें और अमोनिया बनाना उनका बड़ा हो जाता है। क्योंकि यूरिकेज एंजाइम जो है ना, उसे ऑक्सीजन चाहिए, इस वजह से ये एंजाइम एनारोबिक बैक्टीरिया में, नीचे वाले बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहते। अच्छा, रेकिंग करने का एक और नुकसान है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया नीचे पड़े हुए थे, ठीक है, ग्रो कर रहे थे, वो तुरंत उसकी जब रेकिंग होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही आते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही आते हैं वो स्पोर्स बना लेते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम है। और क्लोस्ट्रीडियम को बर्ड ने लीटर जब आपने उसे खोद दिया तो बर्ड की भी एक क्यूरोसिटी बढ़ जाती है लीटर को खोदने की और उसमें ठोंग मारने की, चोंच मारने की। तो वो क्लोस्ट्रीडियम बर्ड के, या कॉक्सीडियोसिस बर्ड के पेट में जाता है और वहाँ से फिर वो एंट्राइटिस वाली कहानी शुरू हो जाती है। तो एमओ बॉन्ड दो तरीके से काम इसमें करता है। तो जो एमओ बॉन्ड जब आप यूज़ करते हैं तो एक तो आपको रेकिंग नहीं करनी है, ठीक है। रेकिंग जब आप नहीं करेंगे तो ये ऊपर के जो मतलब बैक्टीरिया हैं जो कि यूरिकेज को तोड़ रहे हैं, तो ये यूरिकेज को जाके एक तरीके से उसकी फंक्शनिंग को हैम्पर करता है, जिससे अमोनिया बननी बंद हो जाती है पोल्ट्री फार्म्स के अंदर। और जब अमोनिया बननी कम हो जाएगी तो आपको वैसे ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एमओ बॉन्ड को अगर आपको अपने फार्म में यूज़ करना है, काम करना है, अमोनिया को कम करना है, तो आपको इस बात को जानना ज़रूरी होगा कि आपको एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं, जो बीमारी करेंगे, एंट्राइटिस करेंगे, उन्हें तो ये डाउन करेगा ही, सही है। साथ साथ ये अमोनिया बनाने वाले बैक्टीरिया के भी मशीनरी को एक तरीके से हैम्पर करता है, उसे जकड़ लेता है, उसे काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से अमोनिया फार्म में कम हो जाती है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि पोल्ट्री हाउसेज में कितना अमोनिया बनने का पोटेंशियल होता है। देखिए, जिस भी फार्म में आप जाएंगे अमोनिया तो होगी ही वहाँ पर, ये 100% गारंटी की बात है। पोल्ट्री हाउस में जो 8.9 से 19.8 मिलीग्राम पर आवर अमोनिया पर बर्ड रिलीज होती है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें 5000 बर्ड के फार्म में, तो 5000 बर्ड रोज़ाना 1 किलो से 2 किलो के बीच में या 2200 ग्राम के बीच में अमोनिया रिलीज करती हैं। तो 5000 बर्ड का जो फार्म है उसका जो वॉल्यूम है वो लगभग 1530 क्यूबिक मीटर होता है। तो अगर हम 1500 ग्राम अमोनिया भी कंसीडर करें, 1 ग्राम अमोनिया पर क्यूबिक मीटर आती है, जिसका मतलब यह है कि 1435 ppm अमोनिया का पोटेंशियल लीटर के अंदर रहता है। लेकिन ये सारी अमोनिया एक बार में निकल के नहीं आती है, इतना पोटेंशियल है। तो इतना पोटेंशियल है अगर उसके अंदर, तो अगर मान लीजिए 5% भी अमोनिया आपकी निकल रही है, 10% भी अमोनिया निकल रही है और 50% आपके यहाँ 30-40% वेंटिलेशन रेट है, तभी आपके फार्म में लगभग 50 to 100 ppm अमोनिया एट द लेवल ऑफ बर्ड
प्रेजेंट रहती है। नॉन वेंटिलेटेड ओपन फार्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर पंखे वगैरह नहीं लगे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके यहाँ 50 से 100 ppm अमोनिया होती ही है। एक कंपनी के साथ मिलके हम एक अमोनिया को मेज़र करने के उस पे भी काम कर रहे हैं। तो जल्दी अगर वो मतलब मटेरियलाइज होता है तो उस इक्विपमेंट को आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा उसकी वर्किंग के बारे में और कैसे फार्मर्स उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि अमोनिया सेंसर्स आते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं, 45 से 50 हज़ार रुपए के बीच में। तो उसे हर फार्मर नहीं ले सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अमोनिया आपके फार्म में है। तो अमोनिया नाइट्रोजन लीटर के अंदर कैसे प्रेजेंट रहती है? देखिए, हमने अभी तक ये पढ़ा कि अमोनिया माइक्रोबियल ब्रेकडाउन से आती है। यूरिक एसिड का और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन जो ड्रॉपिंग्स में होता है, मुर्गी की बीट में होता है, वो टूटता है, जिससे अमोनिया बनती है। तो जितना भी नाइट्रोजन कंटेंट लीटर के अंदर है, उसे टोटल एमोनिकल नाइट्रोजन कहा जाता है। ठीक है, TAN इसे हम कहते हैं। और ये टोटल एमोनिकल नाइट्रोजन दो रूपों में फार्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। एक आयोनाइज्ड अमोनियम की फॉर्म में, जिसे NH4 प्लस कहते हैं, और एक वोलेटाइल अमोनिया की फॉर्म में, जो अमोनिया गैस होती है। और ये सिर्फ वोलेटाइल अमोनिया का फ्रैक्शन होता है जो कि हवा में निकल कर आता है और वातावरण को प्रदूषित करता है अमोनिया से। जो आयोनाइज अमोनिया रहती है वो लीटर के अंदर ही पड़ी रहती है और उससे नुकसान नहीं होता है, ज़्यादा नुकसान वो नहीं करती है और वो लीटर के अंदर पड़ी रहती है। तो जैसे जैसे फार्म का टेम्परेचर बढ़ता है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर फार्म का टेम्परेचर है तो उस पर अमोनिया ज़्यादा निकलेगी और अमोनियम आयन कम रहेगा। 70 डिग्री सेल्सियस अगर है लीटर का टेम्परेचर तो उस पर अमोनिया कम हो जाएगी और अमोनियम आयन बढ़ जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और अमोनिया का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो इसी तरीके से पीएच जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, अमोनिया फार्म के अंदर से निकलती चली जाती है। तो जो बीट निकल के आ रही है ना, वो दरअसल लीटर को एल्कलाइन करती है, मतलब ऐसा बना देती है माहौल कि अमोनिया निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो बैक्टीरिया भी इसी मतलब प्रिंसिपल पे, वो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा रहता है ग्रो करने के लिए। वो ग्रो कैसे करेगा? जब वो यूरिक एसिड को या प्रोटीन को अपने लिए यूटिलाइज करेगा, खुद की तो संख्या बढ़ाएगा और बदले में फार्म के अंदर इन गैसेस को छोड़ेगा। तो पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स में दो चीज़ें होती हैं, जैसा बताया। अमोबॉन्ड की वर्किंग में मैं आपको बता दूं कि अमोनिया को किस तरीके से, देखिए आपको प्रॉब्लम बता दूं, समाधान ना दूं तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो जब हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस करें तो उसका समाधान भी हमें देने की ज़रूरत होती है। तो हमने पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स देखी, उसके अंदर से यूरिक एसिड निकलता है और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होता है जो कि टोटल एमोनिकल नाइट्रोजन बनाता है। और ये टोटल एमोनिकल नाइट्रोजन दो रूपों में प्रेजेंट रहती है, एक आयोनाइज्ड अमोनियम आयन की प्रेजेंस मतलब फॉर्म में, और एक वोलेटाइल अमोनिया की फॉर्म में। तो वोलेटाइल अमोनिया हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि टोटल अमोनिकल नाइट्रोजन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज्ड अमोनियम की फार्म में प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो एमोबॉन्ड क्या करता है? एमोबॉन्ड उस एंजाइम को तो इनिबिट करता ही है, जो यूरिकेज एंजाइम है जो अमोनिया बना रहा है, साथ साथ ये जो अमोनिया बन गई है उसे बाउंड फॉर्म में भी रखता है, उसे बांध के रखता है, तभी इसका नाम एमोबॉन्ड रखा गया है। ये अमोनिया को आयोनाइज्ड अमोनियम की फॉर्म में लीटर के अंदर बांध के रखता है। ठीक है। और NH4 आयंस जो होते हैं उनका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। तो अमोनियम कंपाउंड में बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट रहते हैं, मतलब वो जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसे जाकर ये तोड़ता है। और अमोनिया के काम करने का भी तरीका यही है, मतलब जो अमोनिया नुकसान पहुंचाती है बर्ड को, वो भी इसी के जरिए से पहुंचाती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एमोबॉन्ड के काम करने का तरीका ये है कि यूरिकेज एंजाइम को भी, मतलब उसकी एक्टिविटी को कम करता है, उन माइक्रोब्स को कम करता है जो अमोनिया बना रहे हैं। और जो अमोनिया बन गई है सबको तो खत्म कर नहीं सकता है,
लेकिन जो अमोनिया बन गई है उसे आयोनाइज फॉर्म में अंदर ही रखता है लेटर के, उसे अमोनिया नहीं बनने देता। ठीक है, तो इस वजह से जब आप एमोबॉन्ड इस्तेमाल करें तो आपको कुछ और इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए चाहिए वो आपको, एक तो रेकिंग मशीन की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक चूना पाउडर की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चूना पाउडर की क्यों ज़रूरत नहीं है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो एमोबॉन्ड के साथ रेकिंग नहीं करनी है और चूने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। फार्म के अंदर ये दोनों चीज़ें आप निकाल कर इन्हें बाहर कर दें। चूना पाउडर क्यों नहीं इस्तेमाल करना ये हम देख लेते हैं। देखिए, सिंपल केमिस्ट्री, आप में से बहुत लोग पढ़े लिखे लोग होंगे जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे होंगे, मैं उन्हें एक बिल्कुल 9th क्लास की एक सिंपल केमिकल रिएक्शन से दिखाता हूँ कि क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए चूना पाउडर। चूना पाउडर बेसिकली क्या होता है कि Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक कंपाउंड होता है। जब ये अमोनियम नाइट्रेट जो मैंने बताया वहाँ पर आपको NH4 प्लस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं रहते हैं फार्म के अंदर, वो दूसरे सॉल्ट्स के साथ मिलके मतलब दूसरे आयंस के साथ मिलके सॉल्ट्स बना लेते हैं। अधिकतर ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये NH4NO3 के होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब जो अमोनियम आयन था वो अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में लीटर में पड़ा हुआ है, आपने चूना डाल दिया, एक तो अमोनिया पहले निकल ही रही है, जो वोलेटाइल अमोनिया है वो तो निकल ही रही है। आप ऊपर से जब आप देखते हैं लीटर गीला है और फार्म में वो है तो वो चूना और डाल देते हैं। चूने के बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा, गौर किया होगा कि गंध बढ़ जाती है, जो दुर्गंध होती है अमोनिया की वो बढ़ जाती है। आप कभी महसूस कीजिएगा इस चीज को, तो वो बढ़ जाती है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट करते हैं आपस में तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाता है और उसके बिहाफ पर अमोनिया उस रिएक्शंस में निकलती है और साथ साथ पानी भी निकलता है। तो मतलब चूना अगर आप डाल रहे हैं तो आप डबल नुकसान कर रहे हैं अपना। पानी से लीटर को गीला कर रहे हैं क्योंकि पानी भी निकलेगा, H2O निकलता है, और अमोनिया निकल रही है, जो पहली अमोनिया निकल रही थी उसके एडिशन में ये अमोनिया और निकलने लगती है। समझे आप? तो जब आप एमोबॉन्ड इस्तेमाल करें तो ना आपको चूना इस्तेमाल करना है ना आपको रेकिंग मशीन का इस्तेमाल करना। फिर आप अपने फार्म का एनवायरनमेंट देखिएगा। देखिए, ये प्रोडक्ट मतलब इंट्रोड्यूस करने का मकसद यही है और आपको खर्चों से बचाने का मकसद भी यही है, बीमारियों से बचाने का मकसद भी यही है कि हर आदमी ईसी फार्म अपना नहीं बना सकता है। एनवायरनमेंट कंट्रोल फार्म के लिए पैसा हर एक फार्मर के पास नहीं है, और जब से ये इतना महंगा हो गया है पोल्ट्री का सारा सिस्टम, 50-60 लाख से कम का ईसी फार्म नहीं बनता है। और दूसरी बात यह है कि जो ईसी फार्म बनाए हुए भी हैं उन्हें ईसी फार्म चलाने नहीं आते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वेंटिलेशन कैसे रखना है, कितना रखना है, कौन सी बीमारी में वेंटिलेशन बढ़ाना है, एयर वेलोसिटी को चेंज करना है, किस में नहीं करना, डस्ट किस मतलब वेलोसिटी पे फार्म से बाहर जाएगी, अमोनिया किस वेलोसिटी से किस एयर वेलोसिटी पे फार्म से बाहर जाएगी। तो वो भी चला नहीं पा रहे हैं प्रॉपर करके अपने एसी शेड्स को, लेकिन चीज़ें चल रही हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमारा पोटेंशियल कितना था प्रॉफिट का। हो सकता है हमने 1,20,000 कमाए लेकिन हमारा पोटेंशियल 1,80,000 कमाने का था। हमने 70,000 ही कमाए, हम 1.5 लाख कमा सकते थे, है ना? तो वो चीज़ें तभी आती हैं जब हमें मतलब साइंस का पता हो, हमें बैकग्राउंड नॉलेज हो चीज़ों की, तभी हम अपने यहाँ प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यही चीज़ रहती है कि जो पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स हैं उनमें से जो मतलब टोटल नाइट्रोजन निकल रही है हम उसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे बांध के ज़रूर रख सकते हैं, अमोनिया को बाउंड करके ज़रूर रख सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताना मैं चाह रहा था। तो ये वीडियो हालांकि अभी और कंटेंट था, लेकिन अब 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बर्ड के रेस्पिरेटरी सिस्टम और किस तरीके से फार्म्स के अंदर इन चीज़ों को पहचाना जाता है, अमोनिया से होने वाली नुकसान को पहचानते हैं, और कैसे ये बर्ड के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करके दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अमोनिया, उसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसमें मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल हैं,
जब भी आप एमओ बॉन्ड को मंगाएं या इस्तेमाल करें तो आप मेरे साथ कांटेक्ट ज़रूर करें। तो मैं आपको उसके इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि दवाई अगर है आपके पास और उसे इस्तेमाल करना ना आए तो वो इसी बराबर होती है कि वो आपके पास है ही नहीं, है ना। तो आप उसे इस्तेमाल करने से पहले मेरे साथ कांटेक्ट करें। चूने को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। चूने की जगह मैं एक और आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उन्हें आप यूज़ करें। जब आप यूज़ करेंगे, चाहे आपका फार्म कच्चा है या पक्का है, आप इस समस्या को तो बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। IMN पायरोफॉस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेस्पोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेनेट एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में ई कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ CRD और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलिमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं, और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल DS द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं।